अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो न्यूक्लियर शेल मॉडल और एनर्जी लेवल्स है। ये लिंक्ड है, इससे लिंक टॉपिक जो था वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं आपको एक दफ़ा से फिर थोड़ा उसका रिमाइंड करवा देती हूँ कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने मैजिक नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और मैजिक नंबर से हमने ये डिराइव किया था कि जो क्लोज शेल स्ट्रक्चर के न्यूक्लियाई होते हैं और जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सम ऑफ नंबर्स लाइक जो मैंने लास्ट टाइम मेंशन भी किए थे 2, 8, 20, 50, 82, 127 इसके इक्वल हों तो वो क्लोज शेल न्यूक्लियाई होते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ड्रास्टिकली डिफरेंट होती हैं जो यूजुअल न्यूक्लियाई होते हैं उनसे, और इनको हमने मैजिक नंबर्स का नाम दिया था। ठीक है, तो मैजिक नंबर्स से हमें ये पता चलता था कि ये हमने रिज़ल्ट कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियाई हैं, इसका मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो शेल्स में अरेंज हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी कि जिन न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो मैजिक नंबर्स के इक्वल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये हमने उसके 5-6 पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, ये वाले कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो किस तरह की होती है, और उसके अलावा ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर उनके हमने आइसोटोप्स देखे थे कि जो मैजिक न्यूक्लियाई वाले न्यूक्लियस होते हैं उनके नंबर ऑफ आइसोटोन्स और आइसोटोप्स जो स्टेबल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कहा था कि उनके लिए बहुत लो होता है, क्योंकि शेल जो होते हैं वो कंप्लीट और क्लोज होते हैं, तो अदर पार्टिकल की एंट्री के चांसेस इसमें कम होते हैं। और लास्ट जो शेल होता है उसमें जो बाउंडेड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी हमने कहा था बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। उसके बाद हमने क्वाड्रपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी कि अगर क्लोज शेल है तो स्फेरिकल सिमेट्री है, तो क्वाड्रपोल की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी। अब जो हम शेल मॉडल है वो इसकी मैजिक नंबर्स की कंफर्मेशन करता है, यानी कि बाय यूजिंग शेल मॉडल हमने वो मैजिक नंबर्स ड्राइव भी किए। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि जो शेल मॉडल है, जैसे इसके नाम से ही हमने कहा था लास्ट टाइम भी, कि ये हमें बताता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो शेल में अरेंज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जब आपके कोई शेल्स कंप्लीट होते हैं, जैसे हमने एटम में बात की थी कि शेल कंप्लीट हो तो वो मोस्ट स्टेबल एटम होते हैं, इसी तरह जो न्यूक्लियाई में अगर अगर न्यूक्लियाई में आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स शेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में और कंप्लीट शेल में है, तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, तो इतना को कंपैरिजन तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, और अब भी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन शेल्स में अरेंज होते हैं, इसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी शेल में अरेंज होते हैं। बट अब इतनी को चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की शेल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कंप्लीटली ये जो शेल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की वो उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रॉन्स की होती है। मीन्स के अगर मैं कंपैरिजन बनाऊं तो इतना तो मैं कंपैरिजन कह सकती हूँ
इतना तो कह सकते हैं कि जैसे उनके शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वैसे ही शेल्स जो हैं वो न्यूक्लियॉन्स के हैं। इसके अलावा हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ या मज़ीद जो है और उनके दरमियान कंपैरिजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि इसलिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके दरमियान कूलम फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज कंसिडर करते हैं और न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करते हैं, तो इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स जो है वो मौजूद रहती है। बट इन इन कंट्रास्ट जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वहाँ प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। वहाँ फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल के दरमियान भी एग्जिस्ट कर रही है और अनचार्ज पार्टिकल के दरमियान भी एग्जिस्ट कर रही है। और दूसरा ये कि जो इस केस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसकी भी कपलिंग जो है वो एडिशनल फैक्टर है। तो क्योंकि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसलिए इनका कंपैरिजन करना और हम ये कह दें कि बिल्कुल वैसे ही अरेंज हैं जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में अरेंज हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि ऐसे ही जो हमारे न्यूक्लियॉन जो हैं वो शेल में एग्जिस्ट करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है। बट एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर and the nuclear arrangements inside the nucleus is very complicated. जो शेल मॉडल है इसको हम दो नाम देते हैं, एक तो हम इसको शेल मॉडल के नाम से जानते हैं और दूसरा हम इसको बोलते हैं सिंगल पार्टिकल मॉडल, ठीक है। शेल मॉडल भी इसको हम कहते हैं और सिंगल पार्टिकल मॉडल भी हम कहते हैं। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ शेल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से जो शेल स्ट्रक्चर बनती है और किस तरह से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा हम इससे मैजिक नंबर्स, जो करेक्ट मैजिक नंबर्स कौन से हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है न्यूक्लियस की जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो हम शेल मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जब कंप्लीट डिटेल में हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल डिस्कस किया तो मैंने आपको बोला था कि वो सिर्फ हमें उसके ज़रिए हम सिर्फ उसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैस कब हम फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूक्लियस का? जब हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जब हम शेल मॉडल की बात करेंगे तो शेल मॉडल से हम उसकी शेल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, प्लस उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को बता रहे हैं। और जब आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को डिफाइन कर देते हैं तो उसके बेस पे आप न्यूक्लियस की और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अभी मैंने आपको बोला है कि जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, ठीक है। ऐसी कोई सपोजिशन या ऐसा कोई क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर हम उस वक्त डिस्कस नहीं करते जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो सिंपल हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स या सर्कुलर पाथ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा हम ये कहते हैं कि वो डिस्क्रीट उनके ऑर्बिट्स होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं लोअर से हायर ऑर्बिट में एनर्जी वो गेन करते हैं और जब वो हायर से लोअर में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये हम सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब हम न्यूक्लियस में बात करते हैं तो हमें कंसिडर करते हैं, यानी हम इसको थोड़ा क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस में। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। और ये भी आपने को चीज़ पता है कि एटम के पूरे मैस में से मोस्ट ऑफ द मैस जो होता है वो न्यूक्लियस की वजह से होता है, इसलिए आपका न्यूक्लियस जो है वो डेंस होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो सेंटर में उसका मैस का एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से हम सिंगल पार्टिकल की मोशन को डिस्कस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है या ओवरऑल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और हम उसको क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो बिहेवियर है न्यूक्लियॉन्स का किसी न्यूक्लियस के अंदर उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं
in terms of motion of nucleons in a common force field provided by mean nuclear potential. मीन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ कि जो आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, उनकी अगर हम मोशन को डिस्कस करें तो हम पहले तो हम ये सपोज करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियर पोटेंशियल है और उस न्यूक्लियर पोटेंशियल में न्यूक्लियर पोटेंशियल की वजह से कोई फोर्स फील्ड है जिसमें न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो शेल मॉडल को डिस्कस करने के लिए हम जो भी आगे डिस्कशन करेंगे तो हमें इसमें क्वांटम मैकेनिकल सपोजिशन जो है वो कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इसमें हम सबसे पहले जब भी डिस्कस करेंगे कोई तो हम कंसिडर करेंगे कि आपके शेल मॉडल में कि आपके न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियर पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। तो यहाँ पे कोई आपके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल है और उस न्यूक्लियर पोटेंशियल की वजह से कोई कॉमन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है या फील्ड है जो एक्ट कर रही है। ज़ाहिर है फोर्स की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो अब उस या फील्ड की वजह से आप कह सकते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। आपके जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उस फोर्स फील्ड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने ये कहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो शेल मॉडल के अकॉर्डिंगली ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। डिस्क्रीट का आपको पता है कि मतलब जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपने एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, अपनी मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई लेवल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं कुछ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन तो वो उसी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर आप के ऑर्बिट की बात करते हैं कि के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब के ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है E1, एल वालों की जो है वो E2 है। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास E1 एनर्जी होगी वही के में मूव कर सकते हैं और जिनके पास E2 एनर्जी होगी वही एल में मूव कर सकते हैं। अगर के वाले को एल में जाना है तो उसके पास E2 एनर्जी आनी चाहिए जिसको वो अब्जॉर्ब करता है। अगर एल वाले को के में जाना है तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी और के मुताबिक एनर्जी अपनी E1 बनानी पड़ेगी, फिर वो उस ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम डिस्क्रीटनेस बोलते हैं कि कितनी एनर्जी एंगुलर मोमेंटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है और अगर उसको उस ऑर्बिट से छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी जो है वो बनानी पड़ती है। तो सेम इसी तरह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज ऑक्यूपेंसी यानी कौन से लेवल्स को न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं और उन लेवल्स में उनकी पोजीशन क्या है और इन लेवल्स के दरमियान स्पेसिंग क्या है। स्पेसिंग ऑफ दिस एनर्जी लेवल्स ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी उस न्यूक्लियर पोटेंशियल पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बार 2 दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ कि शेल मॉडल में हम कंसिडर करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि वहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है, मैं ये कहूँगी वहाँ कोई न्यूक्लियर पोटेंशियल है और पोटेंशियल की वजह से कॉमन फोर्स फील्ड है जिसमें न्यूक्लियॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो उस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी ऑक्यूपेंसी के मतलब वो कौन से लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, उस लेवल में किस पोजीशन पे वो मौजूद हैं और इन लेवल्स की स्पेसिंग क्या है। ठीक है, तो जब हम क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करते हैं चीज़ों को या पोटेंशियल्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल हैं। क्वांटम फिजिक्स में आप डिस्कस करते हैं जैसे आप इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल मतलब पोटेंशियल वेल है, आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, आपके पास स्टेप पोटेंशियल होता है। इस तरह डिफरेंट टाइप के आप पोटेंशियल के प्रॉब्लम जो है वो क्वांटम में सॉल्व करते हैं।
तो जब आप इनको कंसिडर करते हैं तो फिर आप उस पोटेंशियल की एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। मतलब अगर आप पोटेंशियल वेल एक्सप्लेन करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल की अलहदा से वैल्यू होगी। अगर आप उसको एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करेंगे, अगर आप उसको स्टेप पोटेंशियल करेंगे या बैरियर पोटेंशियल कंसिडर करेंगे तो आप पोटेंशियल की एक वैल्यू डिफाइन करेंगे कि लेट कि ये बैरियर पोटेंशियल है तो इसका पोटेंशियल ये होगा। तो जो सबसे सिंपल केस होता है जो हम कंसिडर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो ये है कि हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल कंसिडर कर लें। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो सिंपलेस्ट टाइप का है और वो क्या है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल। ठीक है, और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है विद इन द न्यूक्लियस के अंदर, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -V0। तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो कौन सा है, वो सिंपल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है जो न्यूक्लियस के अंदर कांस्टेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो -V0 है। वी आर जनरली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर पोटेंशियल को। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, रेक्टेंगुलर के केस में वो -V0 है। ठीक है, -V0 है। और किस रेंज में हम इसको ले रहे हैं, रेंज में मीन के मतलब ये पोटेंशियल हम कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसे कंसिडर कर रहे हैं जितना हमारे न्यूक्लियस का रेडियस है। न्यूक्लियस का रेडियस कहाँ से कहाँ तक जो है वो हम कंसिडर करेंगे, रेंज हमारी उसके सेंटर से लेके उसकी जो बॉर्डर लाइन है वहाँ तक। आर इज़ द न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, तो इस लिमिट के अंदर अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। अब ऑक्यूपेंसी यानी कि कौन सा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कौन सा एनर्जी लेवल जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन से, जैसे एटॉमिक ऑर्बिट्स हैं आपके या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स हैं, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन E1 में रहेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो K शेल में आएगा, कौन सा L शेल में आएगा, कौन सा M में आएगा, ये चीज़ें हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला है, बोहर थ्योरी में एनर्जी का एक फार्मूला है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, n पे। तो आप n की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं तो आपके पास E1 E2 E3 यानी कि उस ऑर्बिट की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आती जाती है। तो आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि E1 में इस एनर्जी वाले K में आएंगे, इस एनर्जी वाले L में आएंगे। इस तरह से आप उसकी ऑक्यूपेंसी और वो जो है वो डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली जब आपने न्यूक्लियस के केस में ऑक्यूपेंसी बतानी है तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूक्लियॉन्स की पता होनी चाहिए। तो अगर हम आपको एनर्जीज पता होंगी तो ही आप बता सकते हैं कि कौन सी एनर्जी के न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो कौन सा लेवल है ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जैसे वहाँ पे आपके पास बोहर थ्योरी है तो आपने बोहर का वो फार्मूला यूज़ किया था एनर्जी फाइंड आउट करने का। अब क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है और आप न्यूक्लियस को को ट्रीट कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, तो अगर आप क्वांटम मैकेनिकली बात करेंगे तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बेस करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन पे। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास ये लिखी हुई है। ये वही इक्वेशन है जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं लेकिन उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी जो टर्म होती है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ये इसको थोड़ा रीअरेंज करके उस टर्म को इस फॉर्म में बनाया गया है। तो ये जो टर्म, ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जब ये किसी पोटेंशियल वेल के लिए हम कंसिडर करते हैं, इसको हम पोटेंशियल वेल भी बोल सकते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर और पोटेंशियल वेल दोनों इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आप जब इसको ड्रा करते हैं तो आप वो एक इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो आप इस तरह से ड्रा करते हैं। ये अपवर्ड वाली लाइन जो है वो इसकी नहीं होती, तो ये आप इसको एक रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हैं तो आप इसको रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर आप इसको वेल कंसिडर करना चाहें क्योंकि इसकी एक डेप्थ है इसलिए आप इसको वेल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये वो इक्वेशन है, एनर्जी आइगन इक्वेशन, एनर्जी की जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम न्यूक्लियॉन्स की ऑक्यूपेंसी बता सकेंगे कि कौन सा जो हमारा न्यूक्लियाई है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन सा न्यूक्लियॉन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। आप जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप इलेक्ट्रॉन के केस में आप किस तरह से बताते हैं E1 E2 E3 यानी कि LM की एनर्जी। आप बोहर थ्योरी का जो फार्मूला है एनर्जी का, आई थिंक वो E इज इक्वल टू 13.9 डिवाइडेड बाय एन और एन स्क्र एन है आई थिंक। तो उस फार्मूला से आप बताते हैं। अब वो मेन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग लेवल की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हम कंसिडर करेंगे कि एनर्जी लेवल्स को हम किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अच्छा जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, यहाँ से आप बताते हैं लेवल्स। ठीक है, लेवल्स के बाद आपके पास आते हैं, आप बताते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में है या सेकंड लेवल में है। अच्छा, एक लेवल जो है वो सिंपल एक लाइन नहीं होती, एक लेवल के अंदर आगे सब लेवल्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपका जो न्यूक्लियॉन है वो N2 में है, N2 का मतलब वो सेकंड लेवल में है। तो जब वो सेकंड लेवल में है तो सेकंड लेवल का आगे सब लेवल कौन सा है। ठीक है, सब लेवल किस पर डिपेंड करता है, सब लेवल आपका L है। L की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n-1 तक। तो इनको जब हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देते हैं या इनका नेम देते हैं तो 0 जो होता है वो S को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 1 जो है वो P को, 2 जो है वो D को, 3 जो F को। तो ये आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है SPDF वो आ गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप लेवल बताएंगे, उस लेवल के कौन से सब लेवल में आपका न्यूक्लियॉन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वो आप यहाँ L की वैल्यू से बताएंगे। ठीक है, जब आपको N की वैल्यू अगर पता है कि N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होती है n-1, तो वो आपकी L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, P को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप बाय यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप अपना लेवल जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, अब जब आप एक लेवल डिफाइन कर देते हैं, कोई भी एनर्जी लेवल, तो आप कहते हैं कि जो कोई भी आपका लेवल है, कोई भी उसकी आपने एक एनर्जी बता दी है, उसका गिवन एंगुलर मोमेंटम भी है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो हम कंसिडर करते हैं कि जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं 2l+1 different states corresponding to different projection of angular momentum on z axis। ये किसका फॉर्मूला है, ये आप आपके 4 क्वांटम नंबर है। मैं आपको थोड़ा सा, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे इसलिए मैं आपको रिपीट करूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये 2l+1 आपके पास कहाँ से आता है, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml। तो अगर आपने मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स बतानी है कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मैक्सिमम कितनी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, 2l+1। ठीक है, ईच स्टेट, कोई भी एक स्टेट या कोई भी एक लेवल जिसकी आपने एनर्जी डिफाइन कर दी है कि ये उसका एनर्जी है और ये उसका एंगुलर मोमेंटम है, तो जो न्यूक्लियॉन है वो कितनी स्टेट पॉसिबल स्टेट्स में को ऑक्यूपाई कर सकता है, वो कितनी है, 2l+1 हर न्यूक्लियॉन जो है। अब हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक आपके कोई भी दो जो
फर्मियॉन्स होते हैं। फर्मियॉन्स कौन से होते हैं? जो फर्मी स्टैट को ओबे करते हैं, ठीक है, फर्मी ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। जो पॉली एक्सक्लूजन को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो अब हम आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनकी जो इसमें से हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उसकी दो ही पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन को आपने कोई स्टेट ऑक्यूपाई करानी है, तो अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कहूँ, थोड़ा आपको मुझे ड्राइंग से बताना पड़ेगा कि ये एक आपकी स्टेट है यहाँ पे कोई, और मैं दो प्रोटॉन कंसिडर कर दूँ। अगर ये आपकी फर्स्ट लेवल है, ठीक है, तो दोनों प्रोटॉन में अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ, तो L की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। आप L अगर ये फर्स्ट लेवल है तो N आपका 1 है, L आपका 0 हो जाएगा। आप ML की वैल्यू, पहले 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं एक ही स्टेट में, बट जो चौथा क्वांटम नंबर है जिसको आप स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 2 स्टेट्स जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। क्योंकि अगर मैं सिंपल आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ ना इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में, तो मैं अगर कहूँ कि आपके फर्स्ट ऑर्बिट जो है, ये इसको समझाने के लिए आपको वो आसानी से समझ आएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट कंसिडर कर लूँ के में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें दोनों का ऑर्बिट सेम है, तो इसका मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू भी सेम है, दोनों के लिए L की वैल्यू भी सेम है, दोनों के लिए ML की वैल्यू भी सेम होगी। लेकिन कहाँ पे डिफरेंस आएगा? स्पिन में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर पॉजिटिव 1/2 है तो दूसरे की नेगेटिव 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉसिबल दो स्टेट वो ऑक्यूपाई कर सकते थे वो यही हैं। इसके बाद अब अगर कोई तीसरा आता है ना, इसीलिए कोई तीसरा उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तीसरा उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको या तो पॉजिटिव स्पिन लेनी पड़ेगी या नेगेटिव। तो अगर कोई पॉजिटिव स्पिन वाला आ जाएगा तो वो दो एक जैसे हो गए, अगर कोई नेगेटिव वाला आया तो फिर दो एक जैसे हो जाएंगे, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं होगा, वायलेशन आएगी। क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक कोई भी दो पार्टिकल जो हैं वो सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अगर दो पॉजिटिव स्पिन वाले या दो नेगेटिव स्पिन वाले आ जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस वायलेशन की वजह से उस के शेल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, एक पॉजिटिव स्पिन वाला रहेगा और एक नेगेटिव, क्योंकि उसके बाकी तीनों क्वांटम नंबर सेम है, एक ही क्वांटम नंबर डिफरेंट हो रहा है जो कि उसका स्पिन का है चौथा। अगर वो भी सेम हो गया तो वो दोनों एक में एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के पास मैक्सिमम कितनी स्टेट्स हैं? वो अपनी दो स्टेट्स रख सकता है, एक पॉजिटिव स्पिन के साथ और एक नेगेटिव स्पिन के साथ, ठीक है जी। ये देखें आगे मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विल हैव टू स्टेट्स विद स्पिन इक्वल टू या तो पॉजिटिव 1/2 और नेगेटिव 1/2। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्यूपाई हो सकती हैं वो कितनी है? 2 इंटू 2l+1, ठीक है। जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना ज़रूरी है। यहाँ मैंने मेंशन किया है 2l+1, और यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 2 इंटू 2l+1 ये क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर स्टेट जो है जिसकी एक एनर्जी है या जिसका एक एंगुलर मोमेंटम आपने डिफाइन कर दिया है, तो उसमें जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इतनी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी
एंड डिपेंडिंग अपॉन द, ये क्या है, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलर मोमेंटम और डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इतनी डिफरेंट स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप साथ स्पिन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 2 स्टेट्स और बढ़ गई, ठीक है। तो 2 पॉसिबल स्टेट और आ गई, वो कौन सी हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फिर हर न्यूक्लियॉन के लिए जो पॉसिबल स्टेट्स हो जाएंगी वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप L की वैल्यू 1 ले लें, अगर मैं यहाँ सपोज करूँ N की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एंड मोमेंटम, आपका जो न्यूक्लियॉन है उसके पास 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं और मैं उसकी स्पिन को भी इंक्लूड कर लूँ तो स्पिन की भी 2 पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई बाय 2 6 पॉसिबल स्टेट्स हैं जिसको आपका न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। एल आपने क्या कंसिडर किया, 1। तो जब आप L1 लेते हैं तो इसका मतलब है, आपको पता है L1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब P के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ 6 स्टेट पॉसिबल हैं जहाँ पे आपका जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है जी। सो ये सारी डिस्कशन थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे भी हम ऑर्बिट्स को सिंपली एनर्जी की बेस पे डिफाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको एनर्जी भी दे रहे हैं उसकी और एंगुलर मोमेंटम पे भी उसकी डिपेंडेंसी ले रहे हैं। ये सारी डिस्कशन हम उस वक्त कर रहे हैं जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल मौजूद है, और न्यूक्लियर पोटेंशियल कंसिडर करके आप ये डिफाइन कर रहे हैं स्टेट्स वगैरह। अब जब हमने ये कंसिडर की कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे हमारी कुछ वेरिफिकेशंस तो हुई लेकिन कुछ नहीं हुई। इसमें उसने हमें ये बताया था कि जो आपके सिर्फ कुछ मैजिक नंबर यानी कि सिंपल 2, 8 और 20, अगर हम ये कंसिडर करें कि हमने हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर पोटेंशियल